19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में ब्रिटिश सत्ता तेजी से फैल रही थी। इस समय भारत में शासन करने वाली प्रमुख शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये कंपनी मूल रूप से व्यापार के लिए भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सैन्य और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण दौर तब आया जब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी ने सत्ता संभाली। डलहौजी का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्य के आक्रामक विस्तार के लिए जाना जाता है। उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को खत्म करके उन्हें सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन कर देना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई नीतियां लागू की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार करने की नीति। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राज्य का शासक बिना प्रत्यक्ष जैविक उत्तराधिकारी के मर जाता था, तो उसका राज्य स्वतः ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया जाता था। भारतीय परंपरा में दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस परंपरा को मान्यता नहीं देती थी। इसी नीति के माध्यम से कई भारतीय राज्यों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। इन्हीं राज्यों में सबसे पहले प्रमुख रूप से शामिल था सतारा। सतारा मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका ऐतिहासिक संबंध शिवाजी की परंपरा से जुड़ा हुआ था। मराठा शक्ति के पतन के बाद सतारा एक स्वतंत्र रियासत के रूप में अस्तित्व में रहा, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव के अधीन था। सतारा के शासक शाहजी भोंसले की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न सामने आया। भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने एक दत्तक उत्तराधिकारी को अपनाया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस उत्तराधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि चूंकि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए सतारा राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। इस प्रकार 1848 में सतारा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। सतारा का विलय केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश नीति का स्पष्ट संकेत था कि वे भारतीय राज्यों की परंपराओं और अधिकारों की परवाह किए बिना अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। सतारा के बाद कई अन्य राज्यों को भी इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। इनमें नागपुर, झांसी और कई छोटे राज्य शामिल थे। इन विलयों ने भारतीय शासकों में गहरा असंतोष पैदा किया। सतारा के विलय के बाद ब्रिटिश सरकार का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि वे भारतीय राज्यों को धीरे धीरे समाप्त करके पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। इसी समय भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा था, नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जा रही थी और भारतीय समाज में भी बदलाव आने लगे थे। लेकिन इन परिवर्तनों के साथ साथ ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा था। डलहौजी की नीतियों का सबसे अधिक प्रभाव उन राज्यों पर पड़ा जहां उत्तराधिकार का प्रश्न जटिल था। ऐसे ही एक राज्य का नाम था झांसी। झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य था और वहां की शासक थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का विलय भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बन गया, क्योंकि यही घटना आगे चलकर 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक बनी। झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में हुई। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक बालक को गोद लिया था, जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस दत्तक उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कर दी कि झांसी अब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगा। यह निर्णय रानी लक्ष्मीबाई के लिए अत्यंत अपमानजनक और अन्यायपूर्ण था। उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से अपील भी की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। झांसी का विलय भारतीय जनता के लिए केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का प्रतीक बन गया। सतारा और झांसी के बाद एक और महत्वपूर्ण राज्य था जिसका विलय ब्रिटिश शासन में हुआ, अवध। लेकिन अवध का मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि वहां दत्तक उत्तराधिकारी का प्रश्न नहीं था। अवध का विलय ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक कुप्रबंधन के आरोप के आधार पर किया। ये घटना भारतीय इतिहास में अत्यंत विवादास्पद मानी जाती है और इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए। सतारा के विलय के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार नीति और अधिक स्पष्ट हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी ये मानते थे कि भारत में स्थायी और मजबूत शासन तभी संभव है जब छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को समाप्त कर दिया जाए और उन्हें सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कर दिया जाए। इसी सोच के कारण डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति को लगातार लागू किया गया। इस नीति का सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद उदाहरण बना झांसी। झांसी का राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था और यह अपनी सैन्य परंपरा तथा मजबूत किले के कारण प्रसिद्ध था। झांसी का किला रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये उत्तर और मध्य भारत के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग को नियंत्रित करता था। झांसी के शासक गंगाधर राव एक विद्वान और शांतिप्रिय शासक माने जाते थे, लेकिन उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सबसे बड़ी समस्या उत्तराधिकार की थी, क्योंकि उनका कोई जीवित जैविक पुत्र नहीं था। भारतीय परंपरा के अनुसार उन्होंने एक बालक को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। भारतीय राजवंशों में दत्तक पुत्र को पूरी तरह वैध उत्तराधिकारी माना जाता था। ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी और समाज में इसे स्वीकार किया जाता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस परंपरा को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
जब 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हुई तो रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया कि दामोदर राव को झांसी का वैध शासक माना जाए और उन्हें राज्य का संरक्षक बनने दिया जाए। रानी लक्ष्मीबाई ने कई पत्र और याचिकाएं भेजी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि झांसी अब ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाएगा। ये निर्णय रानी लक्ष्मीबाई के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने प्रसिद्ध शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य बाद में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक बन गया। झांसी के विलय के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने वहां अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को केवल एक पेंशन दी गई और उनसे अपेक्षा की गई कि वे राजनीतिक मामलों से दूर रहें। लेकिन ये निर्णय झांसी की जनता और सैनिकों को स्वीकार नहीं था। लोगों के मन में धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। इसी समय ब्रिटिश साम्राज्य की एक और बड़ी कार्रवाई हुई, अवध का विलय। अवध उस समय उत्तर भारत का एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। इसकी राजधानी लखनऊ थी, जो कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थी। अवध के शासक थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कला और संस्कृति के संरक्षक माने जाते थे। वे कविता, संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों का आरोप था कि अवध का प्रशासन कमजोर है और राज्य में अव्यवस्था फैल रही थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कर दी कि अवध में प्रशासनिक कुप्रबंधन है और इसलिए ब्रिटिश सरकार को वहां हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया। उन्हें बाद में कलकत्ता भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष बिताए। अवध का विलय भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डालने वाला था। अवध के हजारों सैनिक और अधिकारी बेरोजगार हो गए। इसके अलावा ब्रिटिश प्रशासन ने वहां की पारंपरिक व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया। अवध की सेना के बहुत से सैनिक पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। जब उनके अपने राज्य को ही समाप्त कर दिया गया तो उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा असंतोष पैदा हो गया। अवध के किसानों और जमींदारों पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि नई भूमि व्यवस्था लागू की गई। इससे कई लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस प्रकार सतारा, झांसी और अवध जैसे राज्यों के विलय ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी। ये असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। सतारा, झांसी और अवध जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के विलय ने भारतीय समाज में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश शासन की नीतियां अब केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं रह गई थीं, बल्कि वे भारतीय परंपराओं, राजवंशों और सामाजिक संरचनाओं को भी प्रभावित करने लगी थीं। इसी कारण धीरे धीरे भारत के विभिन्न वर्गों, राजाओं, सैनिकों, किसानों और आम जनता में असंतोष फैलने लगा। सबसे पहले इस असंतोष का प्रभाव उन भारतीय सैनिकों पर पड़ा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। इन सैनिकों में बड़ी संख्या अवध क्षेत्र से आती थी। जब 1856 में ब्रिटिश सरकार ने अवध का विलय कर दिया और उसके शासक वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया, तब इन सैनिकों के मन में गहरी नाराजगी पैदा हो गई। अवध के सैनिकों को यह महसूस हुआ कि जिस शक्ति की सेवा वे कर रहे हैं, वही शक्ति उनके अपने राज्य को समाप्त कर रही है। इससे उनकी निष्ठा पर भी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा नई प्रशासनिक नीतियों और सैन्य नियमों ने भी सैनिकों में असंतोष को बढ़ा दिया। इसी समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए भूमि सुधारों का भी प्रभाव दिखाई देने लगा। किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया था और कई पारंपरिक जमींदार अपनी जमीनें खोने लगे थे। अवध में ब्रिटिश अधिकारियों ने नई भूमि व्यवस्था लागू की, जिससे स्थानीय जमींदारों और किसानों के बीच पुरानी संरचना टूट गई। इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष धीरे धीरे एक बड़े संकट में बदलने लगा। इन परिस्थितियों के बीच 1857 में वो घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। मेरठ में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये घटना आगे चलकर भारतीय इतिहास में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरठ में विद्रोह के बाद सैनिक दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इससे विद्रोह को एक प्रतीकात्मक नेतृत्व मिल गया। ये विद्रोह बहुत तेजी से उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। झांसी, कानपुर, लखनऊ और कई अन्य शहर इस संघर्ष के प्रमुख केंद्र बन गए। झांसी में इस समय की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थीं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का विलय पहले ही ब्रिटिश शासन द्वारा किया जा चुका था और रानी लक्ष्मीबाई इस निर्णय से अत्यंत असंतुष्ट थीं। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो झांसी भी संघर्ष का केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए सेना का संगठन किया और किले की सुरक्षा मजबूत कर दी। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। झांसी का किला उस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में था और ब्रिटिश सेना ने उसे पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए हमला किया। झांसी की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यंत साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। इतिहासकारों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। उनके साथ उनके विश्वस्त सैनिक और सहयोगी भी थे। इसी प्रकार अवध में भी संघर्ष जारी था। लखनऊ विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। वहां विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और कई महीनों तक संघर्ष चलता रहा। अवध के कई स्थानीय नेताओं और सैनिकों ने इस विद्रोह में भाग लिया।
किसानों और जमींदारों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोहियों का समर्थन किया। इस प्रकार झांसी और अवध दोनों ही क्षेत्र 1857 के संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ब्रिटिश सरकार के लिए ये विद्रोह बहुत बड़ा संकट बन गया था, क्योंकि ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हो गए थे। ब्रिटिश सेना ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को संगठित किया और विद्रोह को दबाने के लिए बड़े सैन्य अभियान शुरू किए। इन अभियानों के दौरान झांसी और अवध जैसे क्षेत्रों में कई निर्णायक युद्ध हुए, जिनका भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1857 का विद्रोह धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल चुका था। झांसी, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जैसे शहर इस संघर्ष के प्रमुख केंद्र बन गए थे। इन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध केवल सैनिकों का नहीं, बल्कि आम जनता, किसानों और स्थानीय नेताओं का भी बन गया था। झांसी में इस समय संघर्ष का नेतृत्व कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी पहले ही लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के कारण ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया था। इस अन्यायपूर्ण निर्णय ने रानी लक्ष्मीबाई और झांसी की जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो झांसी ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत केंद्र बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले की सुरक्षा मजबूत की और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। झांसी का किला रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र की सुरक्षा का मुख्य आधार था। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण किया। इस अभियान का नेतृत्व ब्रिटिश सेनापति ह्यू रोज कर रहे थे। ब्रिटिश सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी, जबकि झांसी के सैनिक सीमित संसाधनों के बावजूद अत्यंत साहस के साथ युद्ध कर रहे थे। झांसी की घेराबंदी कई दिनों तक चली। इस दौरान किले के भीतर भीषण युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखा और स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया। जब स्थिति अत्यंत कठिन हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने किले से निकलकर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। इतिहास में प्रसिद्ध है कि वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को साथ लेकर किले से निकल गईं और आगे युद्ध जारी रखा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अन्य विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। इनमें प्रमुख थे तात्या टोपे, जो विद्रोह के प्रमुख सैन्य नेताओं में से एक थे। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने ग्वालियर क्षेत्र में भी ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन अंततः 1818 में ग्वालियर के पास हुए एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गई। उनका संघर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक माना जाता है। इसी समय अवध में भी संघर्ष जारी था। अवध की राजधानी लखनऊ विद्रोह का प्रमुख केंद्र बन गई थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहां लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। अवध के शासक वाजिद अली शाह को पहले ही सत्ता से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया था, लेकिन अवध की जनता और सैनिकों ने ब्रिटिश शासन का विरोध जारी रखा। लखनऊ में विद्रोहियों ने कई महीनों तक ब्रिटिश सेना का सामना किया। अंततः ब्रिटिश सेना ने भारी सैन्य शक्ति के साथ शहर को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। 1857 का विद्रोह धीरे धीरे ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया। दिल्ली, झांसी, लखनऊ और अन्य क्षेत्रों में विद्रोहियों की हार हुई, लेकिन इस विद्रोह का प्रभाव बहुत गहरा था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करना अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश काउंट के अधीन आ गया। इस परिवर्तन को इतिहास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सतारा, झांसी और अवध जैसे राज्यों के विलय से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला अंततः 1857 के महान विद्रोह तक पहुंची। यद्यपि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख दी। बाद के वर्षों में यही संघर्ष धीरे धीरे संगठित आंदोलन में बदल गया और अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार झांसी, अवध और सतारा का विलय केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, बल्कि वे भारतीय इतिहास में एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश शासन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन दोनों की दिशा को बदल दिया।